हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। इससे पहले के लेक्चर में हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया वो चैप्टर। आज हम उसके आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सक्रेटरी सिस्टम करके 19 नंबर चैप्टर है ये। उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ जिससे हमें विजिबल अच्छे से देखो। एक सेशन जो एक रीजन दिया बताया ना, हमें बताना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अब सबसे पहले सेशन को रीड करते हैं। जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस यानी जेजीए प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कि जो जक्स्टा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेशन की जो जस्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस है यानी जो जेजीए वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीएफआर के रेगुलेशन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सेशन सही है। कैसे वो भी हम समझेंगे, एक बार रीजन ऊपर लेते हैं। इफ फॉल इन जीएफआर मतलब जब जीएफआर में कोई फॉल होगा, गिरावट होगी, कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो जेजी सेल क्या रिलीज करेगी? रेनिन रिलीज करेगी, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय ब्रिंगिंग द जीएफआर टू नॉर्मल लेवल। तो जिससे क्या होगा कि जो हमारा जीएफआर है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। देखो क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक टॉपिक दिया हुआ है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन करके, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। इस टाइप का टॉपिक हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस टॉपिक में हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म पढ़नी होती है या फिर एक सिस्टम पढ़ना होता है जिसे हम बोलते हैं रास। जिसे बोलते हैं रास यानी इसकी फुल फॉर्म देखें तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये एक सिस्टम होता है जो क्या करता है कि रेगुलेट करता है किसके फंक्शन को? किडनी के फंक्शन को। कैसे? तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमें एक एपरेटस दिया हुआ है ग्लोमेरुलर जेजीए एपरेटस यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो वो होता क्या? देखो, हमारी किडनी में कुछ सेल मिलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जेजी सेल्स। जेजी सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं जब हमारा जीएफआर मतलब किडनी का होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब आप पूछो कि मैम ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया नेफ्रॉन का। क्या होता है कि यहाँ से आती है एफरेंट आर्ट्रियोल, वो यहाँ पे क्या बना लेती है? गुच्छा बना लेती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और यहाँ से जाती है इफेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे क्या होता है? बोमन कैप्सूल्स। अगर हम डायग्राम देखें उसका नेफ्रॉन का, फिर क्या आ जाती है? पीसीटी आ जाती है। ये क्या होगी? पीसीटी होगी। देन क्या होता है? लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्फ होगी, ये सेंडिंग लिम्फ होगी। देन डीसीटी एंड देन क्या जाती है? कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। तो ये हो गया डायग्राम किसका? नेफ्रॉन का। ये तो होगी एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हमें पता होना चाहिए। ये तो है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये ईफ्रेंट। ए का मतलब आना और ई का मतलब जाना। एग्जिट होता है जैसे ये है बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। दिस इज बीसीटी, ये हेनले लूप, हेनले लूप। ये तो होगी इसकी डिसेंडिंग लिंक जो नीचे जा रही है, ये होगी सेंडिंग लिंक जो ऊपर जा रही है, ये होगी डीसीटी एंड ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो क्या होता है कि अगर मैं दूसरे कलर से आपको समझाऊं, जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है तो वो उसका यहाँ पे क्या होता है? बोमन्स कैप्सूल में, इस वाले रीजन में यहाँ पे कैपिलरी से क्या होता है? उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रेट होती है उसे हम बोलते हैं जीएफआर। तो जीएफआर कितनी होती है? 125 ml पर मिनट होती है। कि एक मिनट में कितना ब्लड, या फिर मैं बोलूँ कितना ब्लड फिल्टर होता है हमारी किडनी में से, तो 125 ml होता है पर मिनट। ये इतना ब्लड फिल्टर होना चाहिए हमारी किडनी से। बट कई बार क्या होता है इसमें कमी आ जाती है, इसमें गिरावट आ जाती है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, मान लो हमने पानी कम पिए या फिर कुछ भी ऐसे कोई भी मतलब रीज़न हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। तो अगर ये कम हो गया तो हमारे जो ब्लड है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हो रहा। तो उस वजह से क्या होता है कि उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है कि जेजी सेल जो हमारी बॉडी किडनी में होती है वो एक्टिव होती है और वो रेनिन को रिलीज करती है। तो मतलब इसको मेंटेन करने के लिए 155 ml पर मिनट जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हमने बोला रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास। तो उसी में ही जो जेजी सेल है, अब समझो ध्यान से, जेजी सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी किडनी में।
जैसे ही जे सेल ने क्या देखा कि हमारा GFR गिरा, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, तो ये जे सेल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और ये क्या रिलीज़ करती है, रेनिन रिलीज़ करती है। क्या रिलीज़ करती है, रेनिन। और ये रेनिन जो है वो हमारे ब्लड में एक होता है, हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस टेंसिनोजन करके सब्सटेंस होता है। इस रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को ये जो एंजियोटेंसिनोजन है इसको रेनिन किस में चेंज करता है, रेनिन चेंज करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देन ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में चेंज होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है क्या जगह, एंजियोटेंसिन सेकंड, ये होता है एक वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी हमारी वेसल्स को क्या करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, यानी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बोलूँ तो जैसे मान लो कोई वेसल इतनी थी, अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसने वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ने, तो वेसल इतनी हुई, तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा GFR भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ये जेजी सेल है, ग्लोमेरुलर जेजी एपरेटस जो है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या करता है कि हमारे जो GFR है उसको मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था, देखो juxtaglomerular apparatus plays an important role in regulation of glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate को रेगुलेट करने में juxtaglomerular apparatus का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। देन आगे रीजन क्या बोल रहा है, इफ फॉल इन GFR, मतलब जो फॉल हुआ GFR में कमी आई, can activate the JG cell to release renin. Renin release किया JG cell ने, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby bringing the GFR to normal level. और ये रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज किया। देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में चेंज हुआ, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या, बहुत अच्छा वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, उसने क्या किया, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हमारा GFR भी बढ़ गया। तो इसने क्या किया कि ये जो नॉर्मल लेवल पे लेके आ गया वापस से जेजीए एपरेटस जो है। तो ये दोनों रीज़न भी सही है और असेशन भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। असेशन का कैसे देखो, juxtaglomerular apparatus plays an important role in regulation of glomerular filtration rate because a fall in GFR can activate the JG cell to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby bringing the GFR to normal level. ये रेगुलेट करता कैसे है कि जो हमारी ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देता है, यानी BP को बढ़ा देता है, और जिससे क्या होता है कि जो हमारा GFR है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो रीज़न भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो। देखो ऑप्शन देखो, दिया हुआ फर्स्ट बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। यस, ये ऑप्शन A सही हो जाएगा कि ये जो रीज़न है वो भी सही है, सेशन भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और सेशन का कैसे है वो भी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक सेशन रीजन के क्वेश्चन है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। Ascending limb of the loop of Henle is impermeable to water and allows transport to electrolytes actively or passively. This statement is true. अब देखो मैंने आपको बताया था कि लूप ऑफ हेनले कुछ इस टाइप से था। ये लूप ऑफ हेनले बनाए मैंने, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में ये तो होगी डिसेंडिंग लिम्ब। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये है लूप ऑफ हेनले, ये तो है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये है असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब। देखो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ये ध्यान रखना में, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, परमिएबल टू वाटर। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होते हैं, इम्परमिएबल होती है। और जो असेंडिंग लिम्ब होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये होती है इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर, जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो कहते हैं इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। अब देखो क्या होता है कि ये है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो जो लूप ऑफ हेनले होता है वो होता है मेडुलरी रीजन में। हमें पता है कि किडनी के दो रीजन होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स। अगर मान लो ये किडनी बनाई मैंने, आप देखो कि एनसीईआरटी में इस टाइप से कुछ दिखाए हुए है कि मेडुलरी पिरामिड बना के दिखाए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है, किडनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाले रीजन को बोला हुआ कॉर्टेक्स, एंड ये जो पिरामिड है इनको बोला हुआ मेडुलरी पिरामिड या मेडुलरी रीजन। और ये मेडुलरी
पिरामिड क्यों बोला, क्योंकि जो मेडुला है वो पिरामिड की शेप में, तो इसे बोल दिया मेडुलरी पिरामिड। तो क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है, कि नेफ्रॉन की मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको छोटी सी बना के दिखाऊँ, तो जो बोमन संपुट होगा, जो बोमन कैप्सूल होगा वो तो होगा इस रीजन में, कोर्टेक्स वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ बोमन कैप्सूल होगा इस वाले रीजन में, हमारी पीसीटी भी होगी इस वाले रीजन पर। जो लूप ऑफ हेनले वो अंदर तक डीप करके जाएगा मेडुला में, जैसे करके मैंने मेडुलरी पिरामिड बनाई किडनी के अंदर, बड़ी सारी किडनी मान लो, तो जो बोमन कैप्सूल आएगा वो यहाँ पे आएगा, पीसीटी आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ जाएगा, अंदर तक जाएगा, किसके, मेडुलरी रीजन के। देन यहाँ से क्या आ जाएगी, टीसीटी स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे आ जाएगी आगे कलेक्टिंग डक्ट। इसके बेस पे ही हमने नेफ्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया। नेफ्रॉन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है मेडुलरी नेफ्रॉन। मेडुलरी नेफ्रॉन बोल दो या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल दो, मेडुलरी नेफ्रॉन बोल दो या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल दो। इनको हमने इसी के बेस पे डिवाइड किया कि जो नेफ्रॉन कॉर्टिकल में बहुत कम तक जिसका लूप ऑफ हेनले जाता है, लूप ऑफ हेनले क्या बहुत कम गया है, और एक मेडुलरी नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले मेडुला में डीप तक जाता है। इसके बेस में हमने क्या किया, इनको डिवाइड किया है। कॉर्टिकल में या फिर तो जाएगा ही नहीं, या फिर जाएगा तो बहुत कम जाएगा, या फिर जाएगा नहीं, ओनली ऊपर ऊपर से मतलब बोलते कॉर्टेक्स से ही लूप ऑफ हेनले चला जाएगा। बट मेडुला में क्या है, बहुत डीप तक जाता है। ये तो होते हैं ओनली 10 to 15%, और ये होते हैं 80 to 85% तक। तो आपको कॉर्टिकल और मेडुलरी रीजन समझ में आ गया कि किडनी में कौन सा रीजन होता है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है वो मान लो मेडुला के रीजन में, तो ये कौन सा रीजन है, मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन। तो इसमें जो हम बोल सकते हैं जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे 300 होती है। देन यहाँ पे 400, 500 ऐसे नीचे जब आते हैं तो ये बढ़ती जाती है, 600, 700, 800, 900, 1000, देन 1100, 1200 तक ऐसे जाती है। तो ये जो नीचे यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। उसमें क्या होगा कि पानी होगा वो बहुत कम होगा, कॉन्सेंट्रेटेड क्या हम बोल सकते हैं, फिल्ट्रेट होगा। तो ये होता कैसे है, क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लिम्फ है वो क्या होती है, वाटर के लिए परमेबल होती है, तो यहाँ से जो सारा वाटर वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ तक जा जाते हैं, फिल्ट्रेट की जो कंसनट्रेशन है वो कैसी हो जाती है, 1200 तक हो जाती है। तो मतलब काफ़ी कंसनट्रेटेड क्या होता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। देन उसके बाद में जैसे ही ये फ्लूइड फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, ये असेंडिंग लिम्फ जो होती है वो किसके लिए परमेबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जैसे ही ये फिल्टर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे NaCl बाहर निकल जाएगा, तो ये जो फ्लूइड है वापस से कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, वापस से इसकी कंसंट्रेशन कहाँ तक पहुँचेगी, 300 तक पहुँच जाएगी। तो वही उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे अपने, तो देखो क्या दिया हुआ है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल, ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows transport of electrolytes actively or passively। क्या हुआ कि परमिएबल होगी किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इम्परमिएबल होगी वाटर के लिए। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, एनसीईआरटी में मेंशन किया एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है। तो ये रीजन सेशन से ये रीजन देखते हैं। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू ई फ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकलना, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि NaCl मतलब इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो मेडुलरी फ्लूइड ऊपर जाता है असेंडिंग लिम्ब में, तो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कैसे, देखो, असेंडिंग लिम्ब के इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होने की वजह से ही तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकले, और उसकी वजह से ही क्या हुआ कि डाइल्यूशन हुआ फिल्ट्रेट का। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर and allows transport of electrolyte actively or passively because dilution of filtrate take place due to efflux of electrolyte in the medullary fluid। तो medullary fluid डाइल्यूट कैसे होगा, क्योंकि जो वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, इफ्लक्स हो जाएगा उनका। तो assertion is true and reason is true and reason is the correct explanation of assertion। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं हम, देखो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर, इसमें नोट लगाती है, ये गलत है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा, कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि फ्लूइड का डाइल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल जाते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से वापस से देख लो, डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया, देखो
स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। देखो ये गलत दे दिया। अभी हमने देखा था डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो परमेबल होती है लूप ऑफ वाटर की, तो ये तो असर्शन ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत ही है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट गलत दे दिया कि ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे अगर असेंडिंग लिख देता है ना तो सही होता, बट इसने डिसेंडिंग के लिए लिख दिया कि वाटर के इम्परमेबल होता है, बट जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की वो वाटर के लिए कहती है परमेबल होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी की बात कर रहे हैं, पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इज लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमनार, यहाँ पे सिंपल कॉल्यूमनर ना के सिंपल क्यूबॉइडल आएगा, तो ये भी गलत है। इनसेट में देखोगे तो यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल दी हुई है, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होती है ना कि कॉल्यूमनर, तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, तो फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। देखो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फोल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और गलती की हमने वो भी देखी कि यहाँ पे तो इनको लिखना चाहिए था या फिर तो असेंडिंग लिप, तो ये सही होता, और यहाँ पे इनको कॉल्यूमनार की जगह लिखना चाहिए था क्यूबॉइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन इज इनपरमेबल टू वाटर, वाटर के लिए कौन सा पार्ट इम्परमेबल। अभी हमने बनाई थी दो लिम्ब बनाई थी, ये तो थी डिसेंडिंग लिम्ब, ये तो है डिसेंडिंग लिम्ब, और ये असेंडिंग लिम्ब। हमने देखा था कि जो ये है असेंडिंग लिम्ब, हमने देखा था कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या होती है, इम्परमेबल होती है, इम्परमेबल टू वाटर। तो देखो असेंडिंग लिम्ब आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। और ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी हो गया, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी डीसीटी हो गया, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले यानी ये जो नीचे की साइड जा रही है, ये सभी कहती है परमेबल होती है वाटर के लिए, बट इम्परमेबल कौन सा होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस से सेशन दीजिएगा क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे, थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि एकदम नॉर्मल से कुछ, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो सेशन क्या बोल रहे हैं, सेशन दिया हुआ है नेफ्रॉन्स आर टू टाइप्स, अभी हमने देखे थे कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हाँ अभी हमने देखा था कि मान लो ये मेडुला है, तो जो मेडुला के अंदर डीप तक जाएगा लूप ऑफ हेनले वो तो क्या होगा, मेडुलरी पिरामिड, या फिर जैसे मैंने बोला था उसे जक्स्टा मेडुलरी पिरामिड बोल सकते हैं। और जो कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहेगा मेडुला में बहुत कम जिसका लूप ऑफ हेनले जाएगा उसे हम बोलेंगे कॉर्टिकल पिरामिड। तो ये सेशन तो सही है कि इसके बेस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया। रीजन क्या बोला, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव ए शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव ए लॉन्गर लूप ऑफ हेनले, बट ये इन्होंने गलत दे दिया, इन्होंने उल्टा दे दिया, ये वाइस वर्सा कर दिया इन्होंने। अगर ये बोल देता ना तो इन्होंने उल्टा दे दिया कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वो बड़ा होता है, यहाँ पे इन्होंने दिया शॉर्ट, यहाँ पे कहना था लॉन्ग कराना था। मतलब मैंने बताया कि इन्होंने वाइस वर्सा करते हैं स्टेटमेंट का, तो सेशन तो सही है बट रीजन इज रॉन्ग, तो ऐसा ऑप्शन होते हैं। A is true but R is false, option number C is right answer. A is true but R is false, option number C is right answer. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सूसू आना, यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा जब आएगा उसे हम बोलते हैं डायूरेसिस। तो उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मतलब यूरिन को हमें कम लाना है, मतलब डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है कि यूरिन कम आए। तो उसके लिए क्या हेल्प करेगा हमें, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, इसको बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ होता है एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, कॉजेज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। देखो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो इसमें दिया है कि एएनएफ जो है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ना होकर वेजो डायलेटर है, वेजो डायलेटर है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग हो गया है, ये रॉन्ग नहीं है, मतलब है तो ये वेजो डायलेटर ही, रॉन्ग क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्रॉस ला देती हूँ कि ये इन्होंने गलत दे दी, स्टेटमेंट ही गलत है। डिक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, अभी हमने देखा था कि जो रेनिन है वो किससे सिक्रेट होता है, जेजी सेल से सिक्रेट होता है। और ये क्या करता है कि जब जीएफआर गिर जाता है तो क्या करता है, देखो जब अगर जीएफआर क्या करता है, रेनिन जो है वो बढ़ाता है, जीएफआर बढ़ाएगा तो मतलब क्या करेगा कि डायूरेसिस को रोकेगा। तो जब मैंने बताया था ना कि मान लो हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, हमने पानी कम पिए, तो पानी कम पिए तो अगर हम सूसू ज़्यादा करेंगे, पानी कम पिए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो घट जाएगा। तो इसीलिए तो क्या होता है, जीएफआर सीक्रेट होता है रेनिन से, सॉरी क्या सीक्रेट होता है, रेनिन सीक्रेट होता है जेजी सेल से, जिससे क्या होता है जीएफआर बढ़ जाता है। ये क्या बोला, अगर डिक्रीज होगा रेनिन जेजी सेल से होना तो क्या होगा कि जीएफआर बढ़ेगा या कम होगा, तो जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा तो क्या होगा कि डायूरेसिस ज़्यादा होगा ना कि कम होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है।
मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। अंडर सिक्रीशन बोल दिया, एडीएच का सिक्रीशन होना चाहिए, बोल रहा है कि अंडर सिक्रीशन यानी सिक्रीशन क्या होगा, लो होगा, बट हमें सिक्रीशन को क्या करना है, हाई करना है, तभी तो क्या करेगा कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। वाटर रीअब्जॉर्ब होगा तो जो सूसू है वो भी कम आएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। हाँ ये सही है कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसका, सोडियम का एंड वाटर का हमारे रीनल ट्यूब्यूल से, जिससे क्या होगा कि जो डायूरेसिस है, जो सूसू भी कम बनेगा। अगर पानी हमने बॉडी में रोक लिया, बाहर निकाल नहीं रहे, तो सूसू का अमाउंट कम आएगा ना, यूरिन कम बनेगा, जिससे क्या होगा कि डायूरेशन जो डायूरेसिस है वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट ऑफ पेस्ट। देखो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में दियो कि 3 टाइप के नाइट्रोजिनस वेस्ट वैसे एनसीईआरटी में दियो, या फिर तो अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है, या फिर होता है यूरिया की फॉर्म में, यूरिया हम मैमल्स भी यूरिया ही सीक्रेट करते हैं, या फिर होता है यूरिक एसिड। ये 3 फॉर्म दी हुई है नाइट्रोजनस पेस्ट की, और जो पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में होते हैं वो होता है यूरिक एसिड। ये जो सीक्रेट करते हैं उसके लिए हमें ट्रिक क्या रखनी है, RPI, और ये क्या रखना है, लैंड स्नेक। ये ट्रिक है जो हमें ध्यान रखनी है एग्जाम्पल की, कि यूरिक एसिड कौन सीक्रेट करेंगे। देखो यूरिक एसिड सीक्रेट करने वाले एनिमल को बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल, यूरिकोटैलिक एनिमल। यूरिकोटैनिक एनिमल की ट्रिक क्या रखनी है, RPI, ये बहुत बार पूछा जाता है, और लैंड स्नेल। अब RPI क्या है, R से आ जाएगा रेप्टाइल्स, B से आ जाएगा बर्ड्स, I से आ जाएगा इंसेक्ट, एंड लैंड स्नेल हो गया। तो अब हमें इन चारों एग्जाम्पल में से देखना है वहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कि कोई रेप्टाइल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बर्ड का दिया हुआ है, इंसेक्ट का दिया हुआ है, या फिर लैंड स्नेल का दिया हुआ है। ये सारे एनिमल कैसे होते हैं, यूरिकोटैनिक एनिमल होते हैं, यानी क्या सीक्रेट करते हैं, यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट। देखो सैलामेंडर किस में है, ये एक एम्फीबियन है, एम्फीबियन। या आप एनिमल वो टैक्सोनॉमी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एग्जांपल दिया हुआ है एम्फीबियन में। हिप्पोकैम्पस के एक फिश है, बोनी फिश है, दिस इज बोनी फिश। पेवोक्रिस्टस होता है, बोलते हैं मोर को, तो ये क्या एक बर्ड है, पेवोक्रिस्टस मोर का साइंटिफिक नेम है। और निथोरिंकस ये आ जाएगा मैमल, दिस एग्जांपल ऑफ मैमल। और मैमल क्या होता है, यूरिया सीक्रेट करते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, सॉरी यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक तो मतलब यूरिक एसिड वाला गया। तो पेवोक्रिस्टस यानी मोर दिया, तो ये एक बर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करती हूँ मैं, फिर अब मैं अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अरेंज द इवेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अभी हमने देखा था ना रास वाली मैकेनिज्म, उसको करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है, हमें अरेंज करना है। उसके ऑप्शन बाद में देखें, पहले इसके सीक्वेंस देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखा हुआ एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल एंड रिलीज रेनिन, ठीक है, एक्टिवेशन होगा जेजी सेल का, वो रेनिन रिलीज करेगी। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेटेड रिलीज फॉर एल्डोस्टेरोन। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, reabsorption of sodium and water from distal convoluted tubules. Angiotensin in converted to angiotensin first and then to angiotensin second। देखो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, पूरी प्रोसेस हम दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले होगी जेजी सेल्स, जब GFR गिरेगा तो जेजी सेल्स क्या सिक्रेट करेगी, रेनिन। जेजी सेल ने ये जब GFR गिरा, यहाँ से देखो GFR गिरा, GFR गिरते ही जेजी सेल क्या हुई, एक्टिवेट, जेजी सेल्स एक्टिवेटेड। जेजी सेल एक्टिवेटेड कब होगी, जब GFR गिरेगा। जेजी सेल ने एक्टिव होकर क्या सीक्रेट किया, रेनिन। इस रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने किस में चेंज किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देन ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में चेंज हुआ, उसके बाद में एंजियोटेंसिन फर्स्ट चेंज हुआ एंजियोटेंसिन सेकंड में। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस एंजियोटेंसिन सेकंड ने वर्क किया किस पे, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट पे। एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला रीजन है, एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स वाला रीजन, कोर्टेक्स रीजन, उस पर वर्क करके इसने किसको सीक्रेट किया, एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन को। इस एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, DCT पे वर्क किया, और DCT से क्या रीअब्सॉर्ब करा, सोडियम एंड वाटर। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। जैसे सोडियम एंड वाटर हमारे ब्लड में गए तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GFR भी क्या वो बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे साइन बढ़ने का है,
ये देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जैसे जब GFR गिरता है तो GFR गिरने से हमने GFR को कैसे बढ़ाई, ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देखो, अब उसको ऑप्शन को मैच करो, थोड़ा सा सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। जैसे ही फॉल हुआ ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में, कौन सी सेल एक्टिव होगी, जेजी सेल्स एक्टिवेट होगी। जेजी सेल ने एक्टिवेट होती क्या रिलीज किया, रेनिन। तो एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल रिलीज रेनिन। इस रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड। एंजियोटेंसिन सेकेंड ने क्या किया, एक्टिवेट किया किसको, एल्डोस्टेरोन को। और इस एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन करवाया किसका, वाटर का एंड सोडियम का। तो CAEBD ये ऑप्शन बनेगा। देखो CAEBD ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सी से ऑप्शन ए की स्टार्ट हो रहा है। अगर हमें इतना भी पता है ना कि सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिरेगा, उसके बाद में जेजी सेलेक्टिव, तो हमने एक ही ऑप्शन से हम इसको पूरा कर सकते हैं, बट मैंने आपको पूरा समझा दिया कैसे होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन किसकी वजह से बनता है, देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प नहीं करता, इससे यूरिन के तो डाइल्यूट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH का अगर लो लेवल होगा तो एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस को एंटी है ये, बट इसका लेवल लो तो डायूरेसिस होगा, इससे क्या होगा, डाइल्यूटिक यूरिन आएगा ना कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे लो लेवल की जगह क्या आना चाहिए था, हाई लेवल आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही होता। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवार्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनीज, कि हमें किडनी में जो मैंने बताया था यहाँ पे हमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी 1200 ml तक 1200 ऑस्मोपलैमल हमें मोलैरिटी चाहिए, ऑस्मोलैरिटी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूरिन को यहाँ पे जब ये डिसेंडिंगली में आता है तो इसे कंसंट्रेटेड कर लेते हैं, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय जुक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स से इरिथ्रोपोइटिन जो रिलीज होता है वो तो क्या कहते हैं, RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर यहाँ पे रेनिन लिखा होता ना तो भी हम मानते कि रेनिन क्या करेगा, GFR को बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं वो यूरिन को कंसंट्रेटेड करेगा, बट ये RBC के प्रोडक्शन में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी एक बचता है, हमारा उत्तर होना चाहिए कि हमें मेंटेन करना हाइपरोस्मोलैरिटी को मेडुलरी रीजन में, तो हम क्या करेंगे, हमारी यूरिन को क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस वर्ड को ध्यान में करेक्ट पूछा है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। ये गलत है। अभी हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होती है, कहती है परमिएबल फॉर वाटर। तो ये रीजन सॉरी ऑप्शन गलती हुआ है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, नहीं, ये तो इम्परमेबल होती है। द डिसेंडिंग, ये इम्परमेबल आना था यहाँ पे, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, नहीं, ये इम्परमेबल होती है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज द इम्परमेबल टू वाटर, यस, अभी हमने लिखा है कि ये असेंडिंग लिम्ब जो होती है क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज। देखो ह्यूमन का जो यूरिन है उसका pH अगर आप देखोगे तो कितना होता है, 6 होता है अराउंड। तो ये कैसा है, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। और ये एसिडिक होता क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एक आपका एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक दिया है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप होता है रीएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप होता है सिक्रीशन। तो आप देखो कि जो सिक्रीशन वाला स्टेप होता है इसमें हम क्या करते हैं कि H+ को सिक्रेट करते हैं फिल्ट्रेट में। तो इस H+ के सिक्रेशन की वजह से हमारा क्या होता है, यूरिन एसिडिक होता है। तो ऑप्शन देखो, एक्सट्रेटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक, नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन एसिडिक ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, नो। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू फिल्टर, यस, हाइड्रोजन यानी H+ क्या होता है, एसिडिटी के लिए हम बोलते हैं ना, H+ जो डोनेट करता है वो एसिडिक होता है, जो OH- डोनेट, ऐसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो एसिडिक नेचर किसकी वजह से आता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन की वजह से आता है, जो क्या करते हैं हम सिक्रेट करते हैं किसमें, फिल्ट्रेट में, वो भी कैसे, एक्टिवली, खुद से एनर्जी खर्च करके, खुद से एनर्जी रिलीज करके। तो सोडियम ट्रांसपोर्टेड एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयन फॉर सोडियम आयन इन पेरिट्यूबुलर कैपिस, नहीं, एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता है, कि हम क्या करते हैं एक्टिवली एनर्जी खर्च करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन करते हैं फिल्ट्रेट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूरिन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि ये है एफरेंट आर्ट्रियूल। इसने यहाँ पे क्या बनाया, गुच्छा बनाया ग्लोमेरुलस, और ये वापस से गई तो इफरेंट आर्ट्रियूल, और नीचे क्या था, बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को जब देखोगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर को, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के एक वर्ड दिया हुआ है रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल, या फिर इसे हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। ये जो लिखा है ना माल्फिजियन कॉर्पस्कल, ये इसे बोलते हैं। तो रीनल कॉर्पस्कल या माल्फिजियन कॉर्पस्कल बोलते हैं, फिर माल्फिजियन बॉडी भी लिखा है एनसीईआरटी में, माल्फिजियन बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे क्या आएगा, ब्लड छन छन के आएगा यहाँ पे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कौन हेल्प करता है, माल्फिजियन कॉर्पस्कल बोलते हैं या फिर माल्फिजियन बॉडी। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का होगा, हेलियन लूप में होगा, हमने देखा था डिसेंडिंग लिम्फ को हम कंसंट्रेटिंग लिम्फ भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन कौन करेगा, यूरेटर करेगा, ये किडनी है। किडनी से क्या निकलते हैं, यूरेटर निकलते हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन क्या स्टोर होता है, यूरिथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और स्टोरेज ऑफ यूरिन का होगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये क्या यूरेटर्स हैं। तो ए का आएगा फोर्थ, बहुत खचपच सा हो गया, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर बी का मैच करते हैं, सॉरी बी का क्या आएगा, बी का आएगा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का होगा हेनली लूप में। तो बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि ए का फोर्थ है तो इन दोनों में ए का फोर्थ है नहीं, ये गलत हो गया। बी का क्या आना चाहिए, फर्स्ट आंसर, तो इसमें बी का फिफ्थ दिया, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी मैच अच्छा कॉलम है, ऐसे मैच द क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ड्यू टू विच रीजन डिफेक्ट इन किडनी लीड्स टू एनीमिया। एनीमिया होता है, मतलब हम बोल सकते हैं एनीमिया, हम बोल सकते हैं कि ब्लड में जब हम बोल दो कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, या फिर जब हमारी आरबीसी कम होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। और मैंने बताया था कि किडनी क्या सिक्रेट करती है, इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक, क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट करती है। और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइटिन किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या नो सिक्रेशन लिख दिया, तो अगर आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, ये आरबीसी इसके अंदर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अगर आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, तो जिसकी वजह से मैं क्या हो जाए, एनीमिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किडनी में, किडनी के लिए हमसे पूछे तो क्या आएगा, इरिथ्रोपोइटिन आएगा। वैसे तो विटामिन B12 भी क्या होता है कि आरबीसी के मैचुरेशन के लिए हेल्पफुल होता है, बट किडनी जो रिलीज करते हैं वो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, और इरिथ्रोपोइटिन ही क्या होता है हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक बिकॉज। ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन में पहले था, बट इसमें क्या ऑप्शन चेंज कर दिए इन्होंने, या फिर क्या करते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। अभी हमने देखा तो ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि हम H+ आयन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, वो भी कैसे, एक्टिवली। ये भी पूछा जा सकता है कि H+ आयन का सिक्रेशन कैसे होता है, एक्टिवली होता है या पैसिवली, तो एक्टिवली होता है। हाइड्रोजन आयन एक्टिवली सिक्रेटेड इन द फिल्टर, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन एसिडिक होता है। आगे वाले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या बोल, वही सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, यानी H+ आयन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यूरिन एसिडिक होता है। पीएच कितनी होती है, 6 होती है, जब पूछ ले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, और इसमें डिजीज हुई है। मैंने बताया था ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर के पीछे आपको डिजीज हुई है 4 से 5, और उन डिजीज में से हर बार क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि जब हमारे उसमें क्या जाए, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, ये होता है गाउट, अगर हम मैच करें तो। मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, इसे हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई, जिसे हम बोलते हैं पथरी, बोल देते हैं ना, पथरी होगी, तो उसी हम बोलते हैं क्या, रीनल कैल्कुलाई। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैंने बताया था। आइटिस किसके पीछे भी लगी, इसका मतलब क्या होता है, सूजन आना, इन्फ्लेशन आना। ये क्या होता है, सूजन आना, इन्फ्लेमेशन। आइटिस किसके, ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंक्यूल्स में सूजन आना। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलस में सूजन आना। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन क्या था, ग्लाइकोसूरिया था। तो ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, दो से मैच करके देखें, ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट। ए के ए से ही हो जाएगा कि ए का फोर्थ सिर्फ इसमें ही दिया हुआ, इनमें तो किसी में दिया ही नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए क्या इंडिकेशन होगा, तो डायबिटीज मेलाइटिस का इंडिकेशन होता है कि जब हमारे यूरिन में हमें ग्लूकोज दिखे, या दिखे कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज। तो
ये अगर ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट है तो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। तो कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, अब कीटोन्यूरिया का मतलब ये होता है कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, ग्लाइकोसूरिया का मैंने बताया था कि ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, ब्लड में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया इंडिकेट करेंगे कि हमें क्या हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया। जब हमारे यूरिन में कीटोन्यूरिया ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन आएगी कि हमारे यूरिन में या फिर तो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के ये इंडिकेशंस है। रीनल कैल्कुलाई मैंने बताया था, पथरी हो जाती है जो स्टोन हो जाता है उससे बोलते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया, यहाँ पे यूरेमिया दे तो ये नहीं होगा, यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई तो वही पथरी हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हमें ध्यान रखें कि करेक्ट स्टेटमेंट को पूछे, करेक्ट इंटेंट को ध्यान में रखा करो, और वो भी किसके लिए, रिगार्डिंग जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, जो कितने होते हैं 15% होते हैं, 15 to 20% होते हैं टोटल नेफ्रॉन का हमारे किडनी में। जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। करेक्ट पूछा है। देखो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट। देखो मैंने आपको एक किडनी की स्ट्रक्चर बना के बताई थी कि जो पिरामिड शेप में होते हैं, जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो पिरामिड शेप में होता है। शिट, देखो ये किडनी है मान लो, तो किडनी के दो पार्ट बताए थे मैंने, एक तो बताया था कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो मेडुला पार्ट जो होता है वैसे पिरामिड की शेप में होता है, जिसे हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या आज जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ये आगे मेडुलरी पिरामिड, ये क्या कॉर्टेक्स है और ये क्या मेडुलरी पिरामिड है। तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो देखो, ये वाला पार्ट जो कॉर्टेक्स का पार्ट है वो पिरामिड के बीच में आ गया है, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी, तो ये कॉलम ऑफ बर्टिनी किसका पार्ट हुआ, ये कॉर्टेक्स का पार्ट हुआ, मेडुला का पार्ट नहीं, कॉर्टेक्स का पार्ट है। कॉर्टेक्स का वो पार्ट, अगर मैं इसको अलग कर लेता हूँ, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स जो है इसका वो वाला पार्ट जो मेडुला के बीच बीच में आ गया, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलेंगे। हमने देखा था कि जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन होते हैं मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, ये बोले कॉलम ऑफ बर्टिनी में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। Renal corpuscles of juxtamedullary nephron are lies in the outer portion of the renal medulla. Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla. हाँ यही ऑप्शन सही है कि जो लूप ऑफ हेनली होता है juxtamedullary नेफ्रॉन का, वो क्या कहता है, बहुत अंदर तक जाता है मेडुलरी पिरामिड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। juxtamedullary nephrons आउट नंबर द कॉर्टिकल, नहीं आउट नंबर नहीं होते, इन तो नंबर में कम होते हैं। juxtamedullary नेफ्रॉन तो 15 से 20% ही होते हैं, और जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो तो 80 से 85% तक। तो ये आउट नंबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, और गलती की हमने और ऑप्शन में वो भी देखी। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो ये फिर से क्या आ गया, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसे रिपीट हुआ है। अभी हमने देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम किसका, मालफिजिन कैप्सूल का। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरिन का होगा हेनले लूप में। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन को कहीं यूरेटर करेंगे, स्टोरेज ऑफ यूरिन का होगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, कि सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो देखो जो पीसीटी वाला पार्ट है उसमें हमने देखा था कि कौन सी सेल होती है, ब्रश बॉर्डर सेल होती है, ब्रश बॉर्डर सेल, और वो भी कौन सी, क्यूबॉइडल, कुछ इस टाइप से। क्यूबॉइडल है, उनके ऊपर ब्रश बॉर्डर लगती है, क्यूबॉइडल उनके ऊपर ब्रश बॉर्डर लगती है। तो ये सेल्स क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी एब्जॉर्प्शन के लिए। पीसीटी में अराउंड 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, पीसीटी में होते हैं। और हमें किसका रीएब्जॉर्प्शन करना है, सोडियम का, तो ये कहाँ होगा, पीसीटी में ही होगा। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि 70 से 80% जो रीएब्जॉर्प्शन का काम है वो केले कौन करती है, पीसीटी करती है। और इसीलिए पीसीटी को हमने स्पेशल टाइप के सेल दिए जिन्हें बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cause an increase in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? डिस्टल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल मैंने बताया था सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ाते हैं, एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो तो क्या करेगा, किसको रीअब्जॉर्ब करेगा, सोडियम को, और उसके साथ साथ में किसको, वाटर को, दोनों को रिलीज करवाता है। इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, सी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। इंक्रीज इन एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन सोडियम को उसके एब्जॉर्प्शन को रिलीज नहीं करवाता,
जब आप देखो कि एंटी डायबिटिक हार्मोन यानी एडीएच का जब आप एनसीईआरटी पैराग्राफ देखो तो इसमें दिया वाटर के एब्जॉर्प्शन को रिलीज कर, वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करते हैं, ना कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम किसका है, एल्डोस्टेरोन का। इसमें तो डिक्रीज दे दिया, तो ये तो ऑप्शन ही गलत होगा, डिक्रीज तो आएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कि एल्डोस्टेरोन के लेवल में इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वर्टेड पार्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा, जो रास मैकेनिज्म उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला, कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन। अब देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होती है वो भी हम समझेंगे, बट ये स्टेटमेंट सही है कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए किसका हाथ होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म का हाथ होता है। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है, हेल्प करती है मेडुलरी रीजन में, हमने देखा था कितनी ऑस्मोलिटी बनाने में, 1200 ओस्मो पर एमएल। तो कैसी होती है, देखो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब कि मैंने बनाई हेनले लूप, तो हेनले लूप में डिसेंडिंग लिम में तो फिल्ट्रेट जाएगा ऐसे, तो असेंडिंग लिम में फिल्ट्रेट जाएगा ऐसे, तो इन दोनों लिम में जो फिल्ट्रेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं काउंटर करंट, काउंटर करंट। और वैसे ही क्या होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है वासा रेक्टा, वो किसके अराउंड होती है, हेनले लूप के अराउंड, और वो जाती है ऐसे, उसमें ब्लड जाता है ऐसे, और सॉरी यहाँ पे साइन गलत बना दिया मैंने, यहाँ पे ब्लड जाएगा ऐसे और यहाँ पे ब्लड जाएगा ऐसे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, वासा रेक्टा में। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो यहाँ पे भी क्या होता है, काउंटर करंट। तो दो टाइप के काउंटर करंट हमें देखने को मिलते हैं नेफ्रॉन में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है यूरिन का वो होता है। देखो ये तो है हेनली लूप, और इसी के अराउंड क्या होती है, वासा रेक्टा। तो हेनली लूप में डिसेंडिंग लिम में ऐसे क्या, असेंडिंग लिम में ऐसे, और वासा रेक्टा में यहाँ पे ब्लड ऐसे जाता है और यहाँ पे ऐसे जाता है। तो ये सारे जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या बनता है, काउंटर करंट बनता है। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करती है कि जो यूरिन का कंसंट्रेशन बनाने में, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाती है उसे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। इसकी वजह से क्या था कि मेडुला में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहता है 300 से कितना, 1200। तो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोला, कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म नेफ्रॉन, ये भी सही है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सेकंड भी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों सही है, मैंने वो भी बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है कि वासा रेक्टा और हेनले लूप दोनों में देखने को मिलता है। वो कैसे वर्क करता है वो हम कोई आगे क्वेश्चन में देखेंगे, उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको आगे बताऊंगी कि कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है। बट हमसे अगर तब पूछा जाए कि कंसंट्रेट करने में यूरिन को किसके कौन सी मैकेनिज्म हेल्प करती है, तो वो करती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और वो क्या करती है, मेडुला में जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है उसको भी बना के रखती है कितना, 300 से 1200 तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें स्टेटमेंट करेक्ट को ढूंढना है, करेक्ट को ध्यान रखना। एन एक्सेसिव लेवल ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। अगर हमारे बॉडी में से क्या हो रहा है कि एक्सेसिव लॉस हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, तो हमारे बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर वो स्विच नहीं होंगे, स्विच ऑफ नहीं होंगे, वो स्विच ऑन हो जाएंगे कि भाई जागो, बॉडी में से बहुत सारा पानी लॉस हो रहा है, यूरिन के थ्रू भी जा रहा वाटर हमारा, एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो रहा है कि वाटर रिलीज हो रहा है, बॉडी फ्लूइड कम हो रहा है, तो स्विच ऑन हो जाएंगे ऑस्मो रिसेप्टर। क्या करेंगे कि कहेंगे कि बॉडी में हो क्या रहा है, तो बॉडी में जो पानी है उसको रोको, बॉडी फ्लूइड को कम मत होने दो, तो ये बोल रहा है ऑफ हो जाते तो ऑन होते, स्टेटमेंट रॉन्ग है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायबिटीज। हाँ, एडीएच क्या करेगा, वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा डीसीटी में, कहाँ बढ़ाते हैं, डीसीटी में, जिससे क्या होगा कि जो डायबिटीज है वो प्रिवेंट हो जाएगा। एएनएफ पोस्ट वैजोडाइलेशन, हाँ मैंने बताया था एएनएफ वैजोडाइलेटर होता है। एडीएच कॉज इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा पानी का, तो उससे क्या बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन जीएफआर, नहीं एडीएच रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन जीएफआर के लिए, ना कि डिक्रीज इन जीएफआर, क्योंकि बीपी बढ़ा है तो जीएफआर भी अभी मैंने बोला था क्या होगा, बढ़ेगा ना कि डिक्रीज होगा। तो क्या सही है, बी भी सही है, सी भी सही और डी भी सही है।
करेक्ट पूछा था तो बी सी डी ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, बी सी डी ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द कोर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, अभी हमने देखा था एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, कोर्टेक्स पे पार्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के। एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। एएनएफ एक्ट एज एन चेक और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, हाँ ये क्या था, चेक करने का काम करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। एडीएच कोच वेजोडाइलेशन, एडीएच वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना कि वेजोडाइलेशन होता है। वैसोप्रेसिन इज रिलीज्ड टू फॉर्म एडिनो हाइपोफाइसिस, नहीं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो किडनी का सॉरी किडनी का क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका ये पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, इससे क्या होता है कि एडीएच रिलीज होता है। वैसोप्रेसिन एडीएच को बोलते हैं, दो नाम होते हैं एडीएच के, तो उससे रिलीज होता है ना कि न्यूरो हाइपोफाइसिस रिलीज होता है ना कि एडिनो हाइपोफाइसिस, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो बी भी रॉन्ग है, सॉरी डी भी रॉन्ग है, ई भी, तो ए बी सी सही है, ए बी सी, ये देखो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ए बी सी ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, यूज एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, देखो कई बार क्या होता है कि आदमी की जो किडनी होती है वो ख़राब हो जाती है, वो फंक्शन करना बंद कर देती है, वो ठीक से फिल्ट्रेट नहीं कर पाती ब्लड को, तो क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक ऐसी ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब, उसमें क्या करते हैं कि हम ह्यूमन के ब्लड को, मतलब इंसान के खून को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। तो अगर हमने ये हीमोडायलिसिस किया तो इससे क्या होगा, इसके क्वेश्चन क्या था, में रिलीज इन, रिजल्ट क्या होगा इसका, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि देखो अभी मैंने बताया था कि जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है, और इरिथ्रोपोइटिन क्या किससे रिलीज होता है, किडनी से होता है। अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, एक तो ये हो जाएगा। देखो नाइट्रोजनस वेस्ट तो बनेंगे बॉडी में, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी का काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना, ना कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाना, तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो बिल्डअप होंगे बॉडी में, वो तो हमारे लीवर में क्या बनता है, यूरिया साइकिल चलता है, अमोनिया से यूरिया बन जाता है। तो अगर किडनी खराब होगी तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो बनेंगे बट वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, देखो पोटेशियम आयन का एक्सेस का जो है उसे हम क्या कर देंगे, हीमोडायलिसिस से बाहर निकाल देंगे। इसका रिजल्ट होगा क्या कि जो नेचुरल प्रोसेस है ना वो खराब हो रही है, तो नेचुरल प्रोसेस में एक तो क्या होगा कि आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि किडनी खराब होगी, और एक क्या होगा कि जो कैल्शियम आयन है उसका भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि किडनी एक सब्सटेंस रिलीज करे जिसे बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। ये कैल्सिट्रियोल क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर किडनी खराब होगी तो ना ही तो कैल्सिट्रियोल बनेगा, जो जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारे इंटेस्टाइन से, और ना ही हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो तो नेचुरल काम है, जो ये किडनी के काम है, ये तो किडनी को करने पड़ेंगे ना। अगर ये किडनी नहीं कर रही है, हीमोडायलिसिस करवा रहे हैं हम बाहर से, तो ये क्या होगा, हम इन पर हमारा इफेक्ट पड़ सकता है, ये हमारी इनकी चीज़ में कमी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आएगा। देखो ऑप्शन नंबर डी दिए, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, देखो ये ना हमारे दिमाग के मतलब बेस पे क्वेश्चन है कि हमारे माइंड कितना काम करता है, हमने कॉन्सेप्ट कितना क्लियर किया। अब जिस बच्चे को पता है कि किडनी का फंक्शन, मतलब किडनी इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, कैल्सिट्रियोल रिलीज करती है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, तो भी वो बच्चा कर पाएगा। अब उसको पता ही नहीं है कि किडनी का फंक्शन क्या, किडनी क्या रिलीज करती है क्या नहीं करती, तो वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। अब ये है कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पीसीटी का हमें काम पता होगा, तो अगर वो पीसीटी को हम निकाल दें तो काम इफेक्ट हो जाएगा। पीसीटी का काम क्या, रीअब्जॉर्प्शन करना, मैंने बताया था इसका मेन काम ये होता है। 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी करता है। अगर पीसीटी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं किया तो हमारा जो यूरिन है वो कैसा डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत सारा पानी बाहर वेस्ट करेंगे, हम पानी को बॉडी में होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो मोर कंसनट्रेटेड यूरिन नहीं, ये तो रीअब्जॉर्ब भी नहीं करेगी कुछ, क्योंकि पीसीटी खराब हो गई। 70 से 80% रीअब्जॉर्ब का काम ही किसका है, पीसीटी का, तो कॉन्सनट्रेटेड तो यूरिन कहीं से होगा। नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में चेंज आएगा। नो यूनिफॉर्मेशन तो होगा क्योंकि बोमन कैप्सूल से फिल्ट्रेट छन के आ रहा है। मोर डाइल्यूटेड यूरिन, यस ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डाइल्यूशन इफेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, किससे डाइल्यूट यूरिन नहीं बनेगा। देखो कैफीन,
कैफीन किस में होती है? कॉफ़ी में होता है। आपको भी पता है जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं तो ज़्यादा सुसु आता है, ज़्यादा डायूरेसिस होता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन तो क्या करेगा? जीएफआर को बढ़ाएगा। रेनिन तो क्या करता है? कॉन्सनट्रेट करने में कम। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर। एट्रियल न्यूट्रेटिव फैक्टर ये कहता है वैसोडाइलेटर होता है, तो ये भी क्या करता है कि हम बोल सकते हैं कि यूरिन को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। और अल्कोहल, जब दारू पीते हैं, पानी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो आपने देखा होगा लिक्विड चीज़ें पीने से ज़्यादा सुसु आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड बढ़ जाता है। तो हमें एक नॉर्मल फ्लूइड को मेंटेन करना होता है बॉडी में। ऐसे नहीं कि ज़्यादा पानी पीते तो ज़्यादा होल्ड कर लेंगे। जितना हमारी बॉडी का ऑस्मोलाइटी है, जितना हम होल्ड कर सकते हैं उतना ही करेंगे, जो हमारी बॉडी के लिए सफिशियंट है, जिससे हमारे प्रॉपर फंक्शन मेंटेन है। अगर ज़्यादा पिए, जग के जगह पानी पी तो वो बॉडी बाहर निकाल देगी सुसु के फॉर्म में। कम पिए तो बॉडी बहुत कंसनट्रेटेड यूरिन निकालेगी, बहुत कम यूरिन निकालेगी, जिससे क्या है, बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बना रहे। तो रेनिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है डायलिसिस को, ना कि डायलिसिस करवाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी क्लास का। ए डिक्रीज इन बॉडी प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अगर हमारा बॉडी प्रेशर गिर गया तो यानी जीएफआर भी गिर गया तो क्या होगा? एट्रियल न्यूट्रेटिव फैक्टर। देखो एट्रियल न्यूट्रेटिव फैक्टर तो क्या करता है? जीएफआर को गिराता है, ये बढ़ाता नहीं, ये अपोजिट काम करता है रास के। हमने बोला था ना, रास एंड एएनएफ है जो वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या अपोजिट है? तो ये क्या करेगा? हमारे बीपी को बढ़ाएगा, जीएफआर को बढ़ाएगा, और एएनएफ क्या करेगा? बीपी को कम करेगा। ये क्या करता है? कम करते हैं। तो ये तो क्या करेगा? हमें क्या करना है? वॉल्यूम को डिक्रीज, ये डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। तो अगर डिक्रीज होगा तो ये काम नहीं करेगा। एल्डोस्टेरोन, एडीएच और रेनिन। क्या बोल रहे हैं? ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अच्छा देखो, समझो क्वेश्चन को, मैंने कल रीड कर लिया। अगर हमारा ब्लड प्रेशर गिर गया तो एक्स्ट्रा मेडुलरी सेल क्या रिलीज करेगी? रेनिन। रेनिन आगे जाके किसको रिलीज करवाएगा? एल्डोस्टेरोन को। वो पूरा एंजियोटेंसिन हो, जिनका एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड में, पूरा प्रोसेस आपको पता है। बट क्या रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। और क्या रिलीज होगा? एडीएच भी रिलीज होगा, जो क्या करेगा? वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। बट एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर जो है, ये इसका बीपी गिरने पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है? रास के अपोजिट होता है। ये जो मैंने बात बताई कि रास के अपोजिट होता है कौन? ये एएनएफ। अगर ये बीपी को बढ़ाने का काम करता है ना, तो ये बीपी को गिराने का काम करता है। तो इसके हिसाब से तो बीपी गिराओ तो अच्छी बात है, इसको कोई मतलब नहीं है कि मैं बीपी को बढ़ाऊँ। बीपी को बढ़ाएंगे कौन? ये तीनों। तो ये तो तीनों एक्टिवेट होंगे, बट नोट कुछ है ना, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि बीपी गिरा रहे, क्योंकि इसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि मैं बीपी को बढ़ाऊँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप आज के जो क्वेश्चन थे क्लास में थोड़े से मैंने अच्छे लेवल के लिए थे, एकदम ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। मैंने अच्छे से क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं करवा रही हूँ। तो जितना क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उतनी थ्योरी आपको बताई है। और बाकी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको थ्योरी के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा दूँगी यहाँ पे यूट्यूब पे, जिससे आपकी प्रिपरेशन क्या अच्छी हो। थैंक यू।